हेलो। सो आज अपन पढ़ेंगे सीपीआर के बारे में और सीपीआर का आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था कि सीपीआर हैं, सीपीआर के बारे में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी और इंडिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे असेसमेंट कि पेशेंट अपने पास आता है तो असेसमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का क्या करना है, अपन को रेस्पॉन्स चेक करना है। क्या करना है अपन को? पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करेंगे जब पेशेंट का कब जिस पेशेंट की फॉल हो गया है, पेशेंट आप ध्यान रखिए, पेशेंट का कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो चुका है, कोई भी एक्सीडेंट हो चुका है, कोई भी इंजरी हो चुकी है पेशेंट की, और उस वजह से क्या हो चुका है, पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट हो चुका है। और अनकॉन्शियस पेशेंट हो चुका है तब आप क्या करेंगे, पेशेंट को एक सेफ जगह पे लेके जाएंगे, सेफ सरफेस पे लेके जाएंगे, एक समतल फ्लैट जगह पे आप उस पेशेंट को क्या करना है, लेके जाना है। आया समझ में? देन उस पेशेंट का क्या करना है, अपन को पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है। भाई क्या करना है, पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है। देन पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में एक अपने पास एक मेथड है और उससे अपन इजीली असेसमेंट कर सकते हैं उस पेशेंट का, अपन कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए। जैसे लेवल चेक करना है कॉन्शियसनेस का, तब अपन ग्लास्को स्केल के थ्रू करते हैं सर। लेकिन अपन को क्या करना है, अभी रिस्पॉन्स चेक करना है, और रिस्पॉन्स के लिए आपको एक काउ मेथड यूज करना है। क्या करना है, काउ मेथड। काउ मेथड के अंदर सी फॉर कैन यू हियर मी, उस पेशेंट को बोलना है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, यस या नो। देन आपको बोलना है ओपन योर आइज, उस पेशेंट को बोलना है कि भाई साहब अपनी आंखें खोलिए, वो दादाजी जो भी हैं, आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि आपने आंखें खोलिए। देन आप उसको बोलना है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, एंड देन स्क्वीज माय हैंड, उसको बोलिए कि मेरा हाथ को पकड़िए। देखिए इससे अपन क्या करते हैं, इजीली अपन क्या कर पाएंगे, उस पेशेंट का असेसमेंट कर पाएंगे। अगर पेशेंट ये सारी कंडीशन करने के बावजूद भी पेशेंट क्या है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, पेशेंट है वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो अपन को क्या करना है, पेशेंट यहाँ तक आ गया और पेशेंट की अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट रेस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा है, पेशेंट का अपन ने चेक किया तो रेस्पॉन्स वो नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है, तब क्या करेंगे, नो रेस्पॉन्स, पेशेंट के द्वारा रेस्पॉन्स नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, पल्स चेक करनी है। पेशेंट क्या करनी है, पल्स चेक करनी है, और पल्स चेक करने के लिए अपन को एडल्ट, अपन को चिल्ड्रन और अपन को इन्फेंट, इन तीनों के बारे में साइट का पता होना बहुत जरूरी है। साइट ऑफ पल्स, साइट का कहाँ से अपन लेते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एडल्ट के अंदर कैरोटिड, कैरोटिड पल्स हैं, वहाँ से अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कैरोटिड पल्स से। देन आता है बच्चों के अंदर फीमोरल पल्स, कौन सी पल्स, फीमोरल पल्स से अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। देन आता है इन्फेंट के अंदर, अपना इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल पल्स होती हैं, और ब्रेकियल पल्स से अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। आया समझ में, यस या नो। कैरोटिड पल्स कहाँ होती हैं, तो कैरोटिड पल्स ये आपका क्या है, ट्रेकिया है, और ये क्या है, आपकी स्टेनोमास्टोइड मसल्स है। इस ट्रेकिया और स्टेनोमास्टोइड मसल्स के बीच में आपकी क्या है, कैरोटिड पल्स है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ से और ये ट्रेकिया के जस्ट इसके बीच में से आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है समझ में। असेसमेंट पल्स करोगे, आप क्या करोगे भाई, पल्स करोगे। अब पल्स मैंने बच्चों के अंदर फीमोरल से की, ग्रोइन एरिया के अंदर प्रेजेंट है, इन्फेंट के अंदर आपने ब्रेकियल से की, यहाँ से की आपने, कहाँ से की, यहाँ से ब्रेकियल से की, यस या नो। वैसे पल्स की 9 साइट होती है बच्चों, मेनली कितनी होती है, 9 साइट होती है। कौन कौन सी होती है पल्स की 9 साइट, ये इसको बोलते हैं टेम्पोरल, क्या बोलते हैं अपन, टेम्पोरल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैरोटिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल बोलते हैं, हार्ट से लेते हैं उसको एपिकल बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ से ब्रेकियल, इधर आपके अंगूठे के सामने होती है, इसको बोलते हैं रेडियल, इधर होती है अल्नर होती है। उसके बाद में आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ग्रोइन एरिया के अंदर फीमोरल होती है। उसके बाद नीचे जाते हैं, नी के जस्ट बिलो जो पोप्लेटियल फोसा होता है, वहाँ पे पोप्लेटियल पल्स वहाँ से आप चेक करेंगे। नीचे और जाएंगे आप डोर्सल पेडिस आप चेक करेंगे, और क्या करेंगे, पोस्टीरियर टिबियल
पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से वहाँ से आप क्या करेंगे, आप पल्स चेक करेंगे। तो अपन को अभी यहाँ पे 3 मेन हैं अपने पास, कैरोटिड है, ठीक है, फीमोरल है और ब्रेकियल है। इस तीनों के बारे में अपन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे अपन ने क्या किया, असेसमेंट किया, जिससे अपन को पता चला कि पेशेंट क्या है, नो रेस्पॉन्स, पेशेंट है वो रेस्पॉन्स नहीं है। और ये अपने पल्स चेक की, नो पल्स, नो पल्स, पल्स भी नहीं है भाई साहब, पल्स भी नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं पल्सलेसनेस बिल्कुल नहीं है। उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, कॉल फॉर इमरजेंसी, कॉल फॉर इमरजेंसी। क्या करोगे भाई साहब, कॉल फॉर इमरजेंसी 108 को आप कॉल करेंगे और आप हेल्प के लिए उसको बोलोगे, जब ठीक है हेल्प के लिए बोलोगे। देन आता है कि अपन ने हेल्प, पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं किया, देन अपन ने पल्स चेक की, पल्स से की कोई भी एनालिसिस नहीं है, सब पल्स है वो सारी एब्सेंट है, अपन ने फील हुई नहीं, तो फील है हुई नहीं। अपन को करना है कितने सेकंड तक करनी है पल्स, कितने सेकंड तक आपको करनी है, 5 to 10 सेकंड तक आपको पल्स है वो चेक करनी है भाई साहब, 5 to 10 सेकंड तक आपको पल्स है वो चेक करनी है। फिर भी फील ही नहीं हो रही है भाई साहब, पल्स बिल्कुल एब्सेंट है, उस कंडीशन के अंदर आपको इमरजेंसी को कॉल करना है। और इमरजेंसी को कॉल करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप बैठना नहीं है, वो पेशेंट की लाइफ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। आप बैठे, आपने 5 मिनट भी ऐसे गंवा दिए, ठीक है, इधर उधर करते, तो पेशेंट हैं उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपको, आपके पास एक गोल्डन है चांस होता है कि उस पेशेंट को बचाना, ठीक है। तो बचाने के लिए मुझे असेसमेंट के बाद में क्या करना चाहिए, तो असेसमेंट के बाद में आपको कॉल करना है 108 पे, और देन आपको क्या करना है वो अपना आगे पढ़ेंगे। चलो उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे एक जो मेथड होता है उसको बोलते हैं CAB मेथड। एक ये सीक्वेंस होता है CPR प्रोवाइड करने का, क्या CPR प्रोवाइड करने का ये सीक्वेंस होता है। C फॉर सर्कुलेशन, C फॉर सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, और C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे, A फॉर एयरवे बोलते हैं, और B फॉर ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, देन अपन को क्या करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे, और देन अपन क्या करेंगे, ब्रीदिंग को मेंटेन करेंगे। यस या नो। तो सबसे पहले अपन सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, सर्कुलेशन के बारे में, कि सर्कुलेशन में क्या क्या ध्यान रखना है अपन को। तो सबसे पहले सर्कुलेशन के बारे में जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 100 से लगा के 120 कंप्रेशन देने हैं। क्या देना है, 100 से लगा के 120 कंप्रेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान CHO के अंदर ये पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो कहीं बाहर की क्वेश्चन है उसके अंदर भी डायरेक्ट एटलीस्ट पूछा जाए तो 100, और मैक्सिमम पूछा जाए तो 120, मोर देन नॉट 120। तो 120 से ज़्यादा आपको कंप्लीशन नहीं देने, 120 इनफ, और एटलीस्ट पूछा जाए तो 100, आया समझ में। अब ये 100 कंप्रेशन देने कब हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है 2 मिनट के अंदर। कितने, 2 मिनट के अंदर आपको 100 कंप्रेशन देने हैं, 2 मिनट के अंदर आपको कंप्रेशन देने हैं 100, है समझ में, यस या नो। सेकेंड बात आती है, 2 मिनट के अंदर 30:2 के रेशियो से आपको क्या करना है, रेशियो से कंप्रेशन देना है, यस या नो। और आपकी जो 5 साइकिल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंप्लीटेड विथिन 2 मिनट्स। ये बात ध्यान रखिए, विथिन 2 मिनट्स के अंदर आपकी जो 5 साइकिल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब 1 रेस्क्यूअर हो, एक रेस्क्यूअर होता है जो CPR प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करेगा, 2 मिनट के अंदर 120 से 100 से 120 तक कंप्रेशन देगा, कितनी रेशियो से,
30 बार आपको क्या करना है, कंप्रेशन देना है, और 2 बार आपको क्या करना है, तो ब्रीदिंग देनी है। सब क्या देनी है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। यस या नो? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, देन आपको 5 साइकिल का मतलब होता है कि 30 बार कंप्रेशन 2 बार ब्रीदिंग, 30 बार कंप्रेशन 2 बार ब्रीदिंग, 30 बार कंप्रेशन 2 बार ब्रीदिंग, ऐसी ऐसी 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, जो रेस्क्यूअर होता है उसको चेंज करना है। क्या करना है, रेस्क्यूअर। जैसे मैं दे रहा था अभी सीपीआर, तो उसके बाद में आपको देना है, मतलब आपको रेस्क्यूअर 2 मिनट के बाद में रेस्क्यूअर चेंज करना, इसलिए करना है कि वो जो रेस्क्यूअर हैं वो एडजस्ट हो जाएगा, वो थक जाएगा वो, और थक गया तो भाई साहब मामला गड़बड़ है। इसलिए मुझे दूसरे को चांस देना है कि भाई साहब तू इसको रेस्टोर कर। यस या नो? तो ये तो नॉर्मल बातों का आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर। आया समझ में? यस। अब मुझे कंप्रेशन के बारे में और कुछ जानना है। ठीक है, और कुछ जानने के लिए मुझे बहुत कुछ कंप्रेशन के बारे में देखना पड़ेगा, कि कंप्रेशन देखने के लिए मुझे साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, कि किस साइड के अंदर मैं कंप्रेशन दूंगा। तो साइड के बारे में 1/3 बिलो द स्टर्नम। यस या नो? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आया समझ में? बिटवीन निप्पल, ये जो निप्पल है मेरा उसके बीच में, आपको ये लो उसके बीच में, या 1/3। जैसे ये मेरा स्टर्नम है, क्या है मेरा, स्टर्नम है, और यहाँ से मेरी क्या निकल रही है, रिब्स निकल रही है या पसलियाँ निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, हार्ट है आपका प्रेजेंट, और यहाँ पे आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्रेशन देना है। सर कंप्रेशन कितना देना है, कैसे देना है, उसके बारे में ध्यान रखना है कि एडल्ट पर्सन के अंदर कंप्रेशन कितना होता है, चिल्ड्रन के अंदर कितना होता है कंप्रेशन, और इन्फेंट के अंदर कितना होता है कंप्रेशन, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको डाटा दे देता हूँ कि कितने डेप्थ के अंदर, आप ये मान के चलो कि जो डेप्थ है वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए कंप्रेशन की। तो इसके अंदर 2 से लगा के 2.4 इंच, यानी 5 से 6 सेंटीमीटर तक आप डेप्थ के अंदर कंप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन की मैं बात करूं तो 2 इंच, कितना, 2 इंच, और इन्फेंट की मैं बात करूं तो 1 से लगा के 1.5 इंच। आया समझ में? ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो एडल्ट के अंदर 2 से 2.4 इंच, ठीक है, यानी 2 से लगा के 5 से लगा के 6 सेंटीमीटर तक आप डेप्थ के, यानी 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर 2 इंच और इन्फेंट के अंदर 1 से 1.5 इंच तक आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वैसा डेप्थ के अंदर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ध्यान, उसके बाद में मुझे किस बातों का ध्यान रखना है कंप्रेशन के अंदर, कि कंप्रेशन के अंदर मुझे आपको रेशियो का ध्यान रखना जरूरी है। क्या रेशियो का ध्यान रखना है, कि जब एक रेस्क्यूअर होता है और 2 रेस्क्यूअर होते हैं, उस कंडीशन के अंदर आपका रेस्क्यूअर जो प्रोवाइड कर रहा है सीपीआर, तो एडल्ट के अंदर भी अलग है भाई साहब, चिल्ड्रन के अंदर भी अलग है, और इन्फेंट के अंदर भी अलग है। तो इसके बारे में आपको जानने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ डाटा है वो आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, कि जो 1 है, जो 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो, एडल्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस है वो नहीं होता है। 30 बार क्या करोगे आप, कंप्रेशन दोगे, 2 बार आप क्या करोगे, ब्रीदिंग दोगे, माउथ टू माउथ। यस या नो? यस। देन आता है चिल्ड्रन के अंदर जो 1 का रेस्क्यूअर हैं, तो आपको 30:2, और अगर 2 जने हैं भाई साहब तो आपको 15:2, 15 बार आपको कंप्रेशन देना है और 2 बार आपको ब्रीदिंग देनी है। देन अगर आपकी मैं बात करूं कि इन्फेंट की, तो 15:2, 15:2। यस या नो? 15:2, 15:2। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैसा पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में, रेशियो के बारे में। देन अपन क्या पढ़ेंगे कि भाई साहब अपन अभी तक तो सर्कुलेशन के अंदर और डाटा बाकी भी सब अपन ने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद में अपन को किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, डाटा देख लिया, मैंने क्या क्या देखा, मैंने रेशियो देखा, मैंने डेप्थ देख ली मैंने, उसके बाद में मैंने साइड का पता कर लिया कि किस साइड के अंदर अपन को देना है, ठीक है। देन मुझे क्या करना है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंप्रेशन देना है। तो भाई साहब क्या करना है, डू फास्ट, क्या करना है, पुश, क्या करना है, पुश फास्ट। आपको पुश करना है, वो फास्ट करना है। क्या करना है बच्चों, पुश है वो क्या करना है, आपको फास्ट करना है। और क्या करना है आपको, आप याद रखिए हार्ड एंड पुश फास्ट, ठीक है। आप क्या लिखोगे, पुश फास्ट और हार्ड फास्ट, क्या हार्ड फास्ट। किस बातों का ध्यान रखोगे, जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो आपको फास्ट देना है और हार्ड देना है। ऐसा नहीं कि ढीले ढीले मरे हुए ऐसे दे रहे हो, नहीं, वो पेशेंट मर रहा है, उसको जिंदा करना है तुम, तो आपको क्या करना है, पुश फास्ट एंड हार्ड करना है, ओके। अब नो मिनिमम इंटरप्शन, मिनिमम इंटरप्शन लेस देन 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड इंटरप्शन। मतलब भैया 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 बोला ना, अरे भैया भैया बोला ना, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल आप फोकस करेंगे भाई साहब, उस पेशेंट पे ही करना है, आप कंप्रेशन पे ही करना है। अरे भैया बोला ना, आप दे रहे धमाधम, अरे भैया बोला ना, अरे दे रहे धमाधम, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मिनिमम इंटरप्शन यानी 10 सेकेंड तक ही, अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो 10 सेकेंड तक आना चाहिए, ज़्यादा आपको इंटरप्ट नहीं करना है किसी भी प्रकार से। आया समझ में। तो अब तीसरी बात होता है कि आपका जो शोल्डर लाइन है, आपकी जो शोल्डर लाइन है और जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, उसकी जो स्टर्नम लाइन है, स्टर्नम जो लाइन है, वो दोनों ही क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए बच्चों। ये बात ध्यान रखनी है। अब कैसे होने चाहिए, मैं डाटा लिख रहा हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। ये क्या, शोल्डर लाइन, ये मेरी शोल्डर लाइन, ये मेरा शोल्डर, और पेशेंट का जो स्टर्नम है उसकी लाइन, जैसे ये मानिए ये पेशेंट का स्टर्नम है, इसकी लाइन और मेरी शोल्डर लाइन बोथ आर पैरेलल, दोनों ही क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो कंप्रेशन है वो इफेक्टिव हो जाए। यस या नो। तो इस बातों का अपन ने ध्यान रखा। यस। तो अपन अब देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं, कंप्रेशन कैसे देते हैं। अब देखिए, अब ये है मेरा स्टर्नम, क्या है बच्चों, स्टर्नम। ये जिफॉइड प्रोसेस है, इसको अपन जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेरी रिब्स है, क्या है, सारी रिब्स है, यहाँ पे रिब्स है भाई साहब, ये क्या है, रिब्स। अब यहाँ पे मेरा हार्ट है वो सिचुएटेड है, ऐसा समझ में। लेफ्ट साइड में ज़्यादातर होता है, राइट साइड में हल्का सा होता है। अगर राइट साइड में होता है तो फिर एबनॉर्मलिटी, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। जब हार्ट है वो राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर ऑब्लिक शेप के अंदर होता है, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। मीडिया स्टर्नम के अंदर हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है, यू नो, ये आप सब जानते हैं। अब मेरी बात सुनिए कि आपके अंदर ये क्या है, नॉन डोमिनेंट है और ये मेरा डोमिनेंट हाथ है। भाई साहब इससे मैं काम ज़्यादा करता हूँ, ये मेरा डोमिनेंट हाथ है। जो भी आपका डोमिनेंट हाथ होता है वो ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा भाई साहब, भारी हाथ ऊपर रहना चाहिए तुम्हारा। ये है नॉन डोमिनेंट हाथ को आप डोमिनेंट हाथ के ऊपर रखने के बाद में इंटरलॉक करेंगे। बच्चों ऐसे इंटरलॉक करते हैं। इंटरलॉक करने के बाद में ये जो मेरी मसल्स है, हाइपोथैलार जो मसल्स हैं, इससे क्या करोगे आप, कंप्रेशन दोगे इस पे 1/3 बिलो द स्टर्नम। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मैंने इंटरलॉक करने के बाद में एल्बो को मुझे लॉक कर देना है। एल्बो को क्या करना है, लॉक कर देना है। ऐसे नहीं कि ये एल्बो आप ऐसे ऐसे दे रहे हैं तो आपका जो कंप्रेशन है यहाँ पे नहीं जा पाएगा और इसको आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इंटरलॉक करने के बाद में एल्बो को क्या करना है, लॉक करना है। लॉक करने के बाद में मेरी जो शोल्डर लाइन है बेटा,
ये मेरी शोल्डर लाइन है और ये मेरी, आप सपोज कीजिए नीचे क्या है, पेशेंट है, और पेशेंट के अंदर और मेरी जो ये शोल्डर लाइन और स्टर्नम लाइन, ये स्टर्नम लाइन और शोल्डर लाइन बोथ आर पैरेलल, दोनों ही पैरेलल होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, जिससे मेरा जो कंप्रेशन है वो पूरा आर्म का जो कंप्रेशन होता है वो पूरा उधर जाए। ये लो कैसे करके आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 देने के बाद में रुक के आपको 2 बार क्या करना है, क्या करना है भाई साहब, आपको 2 बार हैं वो आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। यस या नो? और आप जब दे रहे हैं, कंप्रेशन दे रहे हैं, तो भाई साहब रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी ध्यान आपको रखना है। यस या नो? ऑब्जर्व करना है भाई साहब। तो ये क्या था, ये था सर्कुलेशन के बारे में। आई होप सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एयरवे के बारे में। किसके बारे में? एयरवे के बारे में। अब एयरवे एक्चुअली में होता क्या है? एयरवे का मतलब है कि आपका जो ट्रेकिया है, क्या है भाई साहब, जो आपका ट्रेकिया है वो क्या हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन आ चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, आपकी जो टंग है वो फॉल हो गई, बैकवर्ड फॉल हो गई है, और उसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। या भी किसी भी फॉरेन पार्टिकल आपने एंगल्फ कर लिया, उसकी वजह से ब्लॉक हो चुका है। या फिर मसल्स यहाँ पे आपका ट्रेकिया के अंदर वैसो स्पाज्म हो रहा था, ट्रेकिया का स्पाज्म हो रहा था, और उसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है। और क्लियर नहीं है तो वो आदमी है वो बेहोश हो चुका है, अनकॉन्शियस हो चुका है। तो मुझे उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो मुझे आपको क्या करना है, एयरवे के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो एयरवे के अंदर मुझे क्या करना है, एयरवे के अंदर मुझे भाई साहब एक जो मेथड है उसको बोलते हैं हेड टिल्ट। क्या बोलते हैं? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट एक मेथड होता है, चिन लिफ्ट मेथड होता है। हेड को क्या करना है, टिल्ट करना है। यहाँ पे आपको फोर हेड पे आपको रखना है, ठीक है। फोर हेड पे आप एक हाथ रख के आपको ऊपर की तरफ करना है, और ये जो मेरी ठंडी है, चिन है, उसको क्या करना है, ऐसे करना है। मतलब मेरा जो हेड है उसको हाइपर एक्सटेंड करना है, और हाइपर एक्सटेंड करेगा, ऐसे करूंगा मैं, तो यहाँ से मेरी जो ये ट्रेकिया है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। यस या नो? किसी भी तरीके से, तो उससे मेरा जो एयरवे है वो क्लियर हो जाएगा। देन एक आता है आपका जो थ्रस्ट मैन्यूअर। क्या आता है? जो थ्रस्ट मैन्यूअर, मैन्यूअर, जो थ्रस्ट मैन्यूअर। क्या बोलते हैं इसको? जो थ्रस्ट मैन्यूअर। जो थ्रस्ट मैन्यूअर जब आप सस्पेक्ट करते हैं, वैसा सस्पेक्टेड टू स्पाइनल इंजरी, टू स्पाइनल इंजरी, या तो कोई भी स्पाइनल इंजरी हुई है या फिर आपकी कोई नेक इंजरी हुई है। क्या हो चुकी है वैसा? जब नेक इंजरी होती है तो नेक के अंदर आपको सबको पता है C1 से लगा के C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। यस या नो? वहां से आपकी C4 पे एक होती है वो फ्रेनिक नर्व होती हैं, वो सप्लाई करती है। फ्रेनिक नर्व होती है वो निकलती है, और फ्रेनिक नर्व होती हैं आपके वो डायफ्राम के अंदर। यहाँ पे मेरा डायफ्राम है, वो डायफ्राम पे सप्लाई करती है कौन? फ्रेनिक नर्व। अब यहाँ पे कंप्रेशन हो गया तो ये इस फ्रेनिक नर्व का कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन होने की वजह से डायफ्राम को सप्लाई नहीं हो पा रही है, और डायफ्राम को सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ये मर जाएगा पेशेंट। वैसे आ रहा है समझ? अरे बोलो तो सही, यस या नो? ओके, तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए बेटा। तो अगर फ्रेनिक नर्व है वो कंप्रेशन होगी, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो थ्रस्ट मैन्यूअर। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर किसी भी ये वर्टिब्रा पूरा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो पेन होता है भाई साहब, किसी भी नर्व के अंदर नर्व इरिटेट हो जाती है और बहुत खतरनाक पेन होता है। तो भाई साहब आपको ध्यान रखनी है क्या, स्पाइनल इंजरी। उसके लिए मुझे लॉग रोल पोजीशन देनी है, लॉग क्या बोलते हैं, लॉग रोल पोजीशन देनी है, और इसके अंदर 4 मेंबर होते हैं वो जरूरी है।
4 मेंबर होते हैं वो जरूरी है। कैसे? लोकल पोजीशन बेटा कैसे देते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये पेशेंट है और पेशेंट को इधर से 4 जने उठाते हैं और उठा के उसी जगह से जहाँ से उठाया है दूसरी जगह ऐसे कैसे रखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करवाते पेशेंट के अंदर, क्योंकि आपकी जो वर्टिब्रा है, ठीक है, स्पाइनल वर्टिब्रा के अंदर ही आपकी क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। यस या नो? आ रहा समझ में? तो वो किसी भी प्रकार से किसी तरीके से इंजर्ड नहीं होनी चाहिए। उसीलिए मुझे क्या करना है, जो थ्रस्ट मैन्यूअर करते हैं, कैसे करेंगे सर जो थ्रस्ट? आपका ये जो जबड़ा है इसको क्या करोगे, या नेक पे इंजरी हुई है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करवाना है, और मुझे एयरवे भी सही करना है। कैसे करूँगा मैं क्या करूँगा, इस वाले यहाँ से जबड़ा है आपका, ये इसको अपन मैंडिबल बोलते हैं, इसको मैक्सिला बोलते हैं, तो यहाँ से आपको क्या करूँगा मैं, इसको हाइपर एक्सटेंड ऐसे करूँगा मैं, यस, जिससे मेरा ट्रेकिया है वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यस या नो? आ रहा है समझ में? इसको बोलूँगा मैं जो थ्रस्ट में। ओके, तो ये आपको दोनों मेथड हैं वो समझ में आ गया है। इससे मुझे क्या करना है, एयरवे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो मुझे हटाना है। देन आपका आता है एक इम्पोर्टेंट मेथड है, उसका नाम है बच्चों हेमलिच मैन्यूअर। क्या नाम है बच्चों? हेमलिच मैन्यूअर। हेमलिच मैन्यूअर क्या नाम है बच्चों? हेमलिच मैन्यूअर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेमलिच मैन्यूअर के अंदर बच्चों एडल्ट के अंदर भी याद रखना और इन्फेंट के अंदर भी याद रखना। इन्फेंट के अंदर भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अंदर सेम होता है, इसमें इन्फेंट में अलग से होता है। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, हेमलिच मैन्यूअर होता क्या है, इसको अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम भी जानते हैं। क्या? एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। कहीं बार एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्यूअर के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। और हेमलिच मैन्यूअर क्या होता है, इसके अंदर आपको हेमलिच मैन्यूअर के अंदर कुछ साइन दिए होते हैं, यूनिवर्सल साइन है। यूनिवर्सल यानी पूरी जगत के अंदर ये 3C होता है। क्या बेटा? 3C से अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले अपन बोलते हैं चौकी। क्या? चौकी। देन होता है बेटा कफी। क्या? कफी। और तीसरा होता है साइनोसिस, ब्लूस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। आया समझ में? तो चौकी, कफिंग एंड साइनोसिस, ये अपन को पता चलेगा कि ये तीनों साइन हैं जब पेशेंट क्या करेगा, क्लचिंग हैंड टुवर्ड्स द नेक, ऐसे पकड़ के रखेगा, ऐसे यहाँ पे कुछ अटक गया है वैसा, क्लचिंग ऑफ हैंड टुवर्ड द नेक, ऐसे पकड़ के रखेगा। उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसको वैसा कोई फॉरेन पार्टिकल हैं, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसने एंगल्फ कर लिया। वैसा क्या कर लिया है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडीज, फॉरेन पार्टिकल्स आप इसने क्या कर दिया है, एंगल्फ कर दिया। और एंगल्फ करने की वजह से क्या हो चुका है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है और उस वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस के अंदर चला गया। यस या नो? तो पेशेंट, ये तीनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है। चॉकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस अगर आपको देखने को मिलता है तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि इसको भाई साहब हेमलिच मैन्यूअर या एब्डोमिनल थ्रस्ट है। तो मुझे क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर कि फॉरेन पार्टिकल इसने एंगल्फ कर लिया है तो मुझे उसको निकाल के उस एयरवे को क्लियर कैसे करना है। तो मुझे क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, मुझे क्लियर करने के लिए आपको ध्यान रखना है किस बातों का, कि जब ये हैं क्या, जब जिफॉइड प्रोसेस है, क्या बेटा, जिफॉइड प्रोसेस एंड बिटवीन नेवल आप क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन क्या करो भाई, कंप्रेशन कैसे करोगे, यूं नहीं कि भाई साहब कंप्रेशन ऐसे दबाना, नहीं,
आपको क्या करना है, ये मेरा जिफॉइड प्रोसेस है, ये मेरी नेवल है, नाभि है, इसके बीच में ये मुट्ठी आपको ऐसे करनी है और ये आपको हाथ ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ के अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करना है और आपको जैसे झटके मारने हैं, ऐसे 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 आप झटके मारोगे, जिससे पेशेंट का जो भी फॉरेन पार्टिकल्स था वो यहाँ पे था, वो एब्डोमिनल कंटेंट के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और उससे आपका एयरवे है वो क्लियर हो जाएगा। उसको बोलते हैं कहाँ से, बिटवीन जिफॉइड यानी जिफॉइड प्रोसेस और नेवल के बीच में से आपको कंप्रेशन करना है। देन आप किसमें, दोनों के अंदर, चिल्ड्रन और एडल्ट के अंदर। इन्फेंट की मैं बात करूं तो इन्फेंट के अंदर आपको क्या करना है, सपोज कीजिए ये है आपका इन्फेंट, इन्फेंट को नीचे झुकाना है, नीचे पैरों से नहीं, हेड से, हेड नीचे रखना है और आपको दोनों शोल्डर के बीच में आपको ये हथेली से आपको 5 बार क्या करना है, थपथपाना है। 5 बार थपथपाओगे तो जो फूड जो पार्टिकल्स था या कोई भी कॉइन था, कोई भी था, उसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका था, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और वो पेशेंट है वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। आया समझ में, यस या नो? तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो यहां तक आप क्या देखा आपने, हेमरेज मैन्युअर के बारे में, एडल्ट के अंदर आपने जिफॉइड प्रोसेस और इन्फेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्या है, हेड नीचे रखना है और ये दोनों शोल्डर ये 2 शोल्डर है मेरे, ये शोल्डर है, शोल्डर के बीच में आपको क्या करना है, थपथपाना है, जिससे आपका फॉरेन पार्टिकल है वो क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल निकल जाएगा और एयरवे है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या था, एयरवे मैनेजमेंट। इससे अपन का क्या हो जाएगा, एयरवे है वो मेंटेन हो जाएगा। आया समझ में? अपना जो 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 मेथड थे ये 3, हेड, टिल्ट, चिन, लिफ्ट मेथड के थ्रू, जो थ्रस्ट मैन्युअर और हेमरेज मैन्युअर, ये 3 जो मेन है एग्जाम के अंदर 1000 बार क्वेश्चन ये पूछा गया और पूछा जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई साहब ब्रीदिंग के बारे में। किसके बारे में बेटा? ब्रीदिंग के बारे में। आ रहा है समझ में? अरे बोलो तो सही, यस या नो? एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, यस यस यस। अरे बोलो तो सही। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। अब ब्रीदिंग के अंदर क्या करना है बेटा, पिंच द नोज एंड माउथ to mouth provided या आप करेंगे provided या mouth to mouth delivered breath। यस या नो? आपको क्या करना है, नोज को पिंच करना है और माउथ टू माउथ आप क्या करेंगे, माउथ टू माउथ आपकी जो ऑक्सीजन डिलीवर हो रही हैं वो कितनी हो रही है बेटा, 16%। याद रखिए कितने सेकंड तक आपको देना है और ब्रीथ देना है, वो आपको 6 से 8 सेकंड पर ब्रीथ आपको क्या करना है बेटा, ब्रीदिंग प्रोवाइड। कब देते हैं, जब मैं आपको क्या करना है, 30 बार कंप्रेशर और 2 बार क्या कर रहा था, मैं 30 बार कंप्रेशन दे रहा था और 2 बार ब्रीदिंग दे रहा था, तो ब्रीदिंग मुझे इस टेक्निक से देनी है। किस टेक्निक से? इस टेक्निक से देनी है। और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करना है राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट। चेस्ट आपका वो एक्सपांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉल एक्सपांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने भाई साहब नाक भी बंद कर दिया और मुंह से दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, तो इस टेक्निक से आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग। अगर हॉस्पिटल के अंदर आप एम्बू बैग होता है, क्या होता है बेटा, एम्बू बैग होता है, एम्बू बैग से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। एम्बू बैग से 100% ऑक्सीजन डिलीवर होती है बेटा, याद रखिए 100% ऑक्सीजन डिलीवर होती है एम्बू बैग से। यस या नो? तो इस कंडीशन से अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट की को सरवाइव करने की कैपेबल कर सकते हैं आप। आया समझ में? ओके बेटा, तो अपन ने यहाँ तक सब कुछ देने के बाद में ये पता चला कि पेशेंट हैं
वो हो सकता है रिकवर हुआ हो, नहीं हुआ हो, या सीपीआर देते ही रहना है, देते ही रहना है, देते रहना है। स्टॉप कब करना है? तो भाई साहब क्या करना है? व्हेन स्टॉप द सीपीआर, स्टॉप द सीपीआर। कब मुझे स्टार्ट नहीं, कब मुझे स्टॉप करना है? कब? जब आपका सर्कुलेशन स्पॉन्टेनियस क्या हो चुका है? रिटर्न आ चुका है। क्या आ चुका है? रिटर्न आ चुका है। यस या नो? जब आपका सर्कुलेशन है वो स्पॉन्टेनियस है, वो वापस आ चुका है, मतलब पेशेंट है वो कॉन्शियस हो चुका है। पेशेंट क्या हो चुका है? कॉन्शियस हो चुका है। तब आप सब एकदम रेडी हो गया पेशेंट, तो तब आप सीपीआर देने की कहाँ जरूरत है? बंद कर दो, बात खत्म। देन अगर मैं बात करूं कि पेशेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, आपने कितनी बार सीपीआर देते गए, और आपके पास में जो टीम है, मेडिकल जो टीम है वो आपके पास पहुंच गई हैं, अराइवल हो गई हैं, उस कंडीशन के अंदर भी आप सीपीआर स्टॉप कर सकते हैं। या जब वो पेशेंट हैं, जब वो रेस्क्यूअर हैं, वो क्या हो चुका है भाई साहब? फटीगनेस आ चुकी है, उसके अंदर थक गया है, एग्जिटेड हो गया है, उस कंडीशन के अंदर क्या बच्चों? एग्जिटेटेड हो गया है, बिल्कुल थक गया है, उस कंडीशन के अंदर भी सीपीआर बंद कर देना है। और लास्ट में उसकी डेथ हो चुकी है, तो भाई साहब सीपीआर किसको दोगे? मर गया है, उस कंडीशन के अंदर भी सीपीआर को क्या करता है? बंद करना है। वैसे कंफर्म करने के लिए ईसीजी की ज़रूरत पड़ती है, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल होती नहीं है आपके पास। तो आपने भाई साहब इतने बार सीपीआर दिया, ब्रीदिंग दी, सब कुछ किया भाई साहब, जितना हो सकता था आपसे किया उस पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए, लेकिन उसके अंदर कोई भाई साहब असर ही नहीं हुआ। तो हो सकता है वो पेशेंट मर चुका हो, या फिर आपके पास एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी हैं, तो आप उसको पेशेंट को रेफ़र कीजिए। हो सकता है उसके अंदर जान बची हो तो हॉस्पिटल में जाके रिकवर हो जाएगा। हाँ समझ? यस या नो? तो इसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है इसके लिए, और आपको कुछ नहीं करना है। देन आपके पास आता है कॉम्प्लिकेशन। क्या बेटा? कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है भाई साहब, रिब्स हैं आपकी वो फ्रैक्चर हो सकती है, रिब्स आपकी फ्रैक्चर हो सकती है। आपका जो स्टर्नम है वो फ्रैक्चर हो सकता है भाई साहब। आपके जो हार्ट है एंड लंग्स हैं वो क्या हो सकते हैं? पंचर हो सकते हैं भाई साहब। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। क्या है बेटा? कॉम्प्लिकेशन। आया समझ में? तो आपको ये था सीपीआर के बारे में। किसके बारे में था? सीपीआर के बारे में ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। जब पेशेंट क्या हो चुका था, पेशेंट जब या भाई साहब फाल हो चुका है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई भी इंजरी हो चुकी है भाई साहब, कोई भी एक्सीडेंट हो चुका है, उस वजह से अनकॉन्शियस में चला गया, तो उस पेशेंट को सेफ्टिक जगह पे लेके जाइए, सेफ प्लेस पे लेके जाइए। सेफ प्लेस पे आप लेके जाओगे, सेफ प्लेस पे लेके जाने के बाद में क्या करना है? पेशेंट का आपको रेस्पॉन्स चेक करना है, पेशेंट को भाई साहब हिलाना है, डुलाना है, और उसके बाद में आपको पल्स चेक करनी है उस पेशेंट की, और पल्स भी एब्सेंट मिल रही है उस दौरान आपको इमरजेंसी में आपको कॉल करना है, मतलब आपको हेल्प के लिए आपको बोलना है, या आपके असिस्टेंट कोई भी हो सकता है, जो भी। इमरजेंसी के बाद में आपको बैठना नहीं है, बैठ गए तो वैसा वो पेशेंट टपक जाएगा, तो बैठना नहीं है। तो मुझे एक सीक्वेंस होता है एबीजी के थ्रू उस पेशेंट को क्या करना है? मुझे रिकवर करना है, और उस पेशेंट को रिकवर करने के लिए मुझे सर्कुलेशन, मुझे एयरवे और मुझे ब्रीदिंग के बारे में क्या करना है? मुझे सही जो भी सीक्वेंस मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको पूरा डाटा आपको याद करके उसके हिसाब से आपको क्या करना है? उस पेशेंट की जो लाइफ है बेटा, क्या है बेटा? जो लाइफ है उसको सेव करना है। आप उस पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। यस या नो? तो ये क्या था? अपन अच्छे तरीके से सीपीआर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी। ठीक है, आपको एक जो टेक्निक होती हैं वो मैंने आपको बीच में रह गई। जो टेक्निक होती है एडल्ट के अंदर बोथ हैंड से आप देंगे
बोथ हैंड से आप क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर वन हैंड से आप करेंगे, कितने हैंड से करेंगे, वन हैंड से आप क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। और इन्फेंट के अंदर किसके करेंगे, टू फिंगर से। क्या करेंगे बेटा, टू फिंगर से आप करेंगे। किससे करेंगे, टू फिंगर से करेंगे या फिर टू थंब से करेंगे। कैसे करेंगे, टू थंब से आप क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ऐड वहां पे कर देंगे, किसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर। ओके, तो तमन्ना नर्सिंग क्लास के अंदर TNC के अंदर आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। ऐसे ही वीडियो को आपको के सामने मैं दिन ब दिन शेयर करता रहूँगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।